ये जो वीडियो है ये बेसिकली पार्ट 1 जो वीडियो था पी ब्लॉक का। अपना पॉइंट वो है कि हमने जहां पे चीजें छोड़ी थी हम वहां से शुरू करेंगे। ग्रुप 15 में हमने ये देख लिया था कि जो ग्रुप 15 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम ग्रुप 17 के लिए देखना चाहेंगे। ऑल हेलोजन शो -1, सारे हेलोजन -1 दिखाते हैं, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन ऑल्सो शो +1। क्लोरीन सिर्फ -1 दिखाएगा। क्लोरीन के पास +1, +3, +5, +7 का कोई चांस नहीं है, फ्लोरीन नहीं दिखाएगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। ये जो वीडियो है ये बेसिकली पार्ट 1 जो वीडियो था पी ब्लॉक का अपना उसके साथ ही मर्ज होगा और मर्ज होगा या अलग से डलेगा, जैसा भी होगा। बट पॉइंट वो है कि हमने जहां पे चीजें छोड़ी थी हम वहां से शुरू करेंगे। और आपको तो पता ही है मेरी कल जो है वो हेल्थ थोड़ी सी अचानक से क्लास के टाइम ही थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई थी, इस वजह से मैंने वो चीजें कंटिन्यू नहीं करी। एनीवेज, आज हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हम ग्रुप 15 की ही बात कर रहे थे। ग्रुप 15 में हमने ये देख लिया था कि जो ग्रुप 15 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। और किस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं? तो वो बनाते हैं EH3 टाइप के हाइड्राइड। अब ये EH3 टाइप का मतलब क्या होता है? जैसे हमने नाम सुना है NH3, PH3, ASH3, SBH3, BIH3, ये सब EH3 टाइप के हाइड्राइड है। इन हाइड्राइड्स की हम प्रॉपर्टी एक साथ देखेंगे, 15 वाले हाइड्राइड्स की, 16 वाले हाइड्राइड्स की, 17वें वाले ग्रुप के हाइड्राइड्स की। इन सब की प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे? एक साथ देखने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें नॉर्मल कि सारे एलिमेंट्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है? तो जनरली ऑक्साइड बनता है। अब ये दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। देखो आप, +3 वाले ऑक्साइड E2O3 जैसे N2O3 हो गया, E2O5 जैसे N2O5 हो गया। ऐसे करके ये ऑक्साइड बनाते हैं। सारे के सारे +3 और +5 वाले ऑक्साइड बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपने सीखा कि ऑक्साइड का एसिडिक नेचर, उस ऑक्साइड का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सर यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पता लगेगी? एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, है ना। आपसे पूछा जाए कि N2O3, आपसे क्या पूछा जाए बेटा कि N2O3, इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखूं N2O3 और N2O5, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है? तो आप बोलोगे ये ज्यादा एसिडिक है। कैसे पता लगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो EN बढ़ेगी और EN बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। आगे बात करते हैं, आ जाओ। कि अब ये नॉर्मल बात कर रहा है कि हम सभी जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जो है वो ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। ऊपर वाले एसिडिक, नीचे वाले बेसिक। टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर बढ़ता है। तो ये तो सबसे ऊपर वाले हुए। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑल आर एसिडिक। मैं कह रहा हूं N2O3 भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, लेकिन ज्यादा एसिडिक ये है। हां, नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं बेटा, याद रखना, N2O एंड NO। उसकी अच्छे से याद कर लेना। NO एंड N2O जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, तो उसका अलग से ध्यान रख लेना। ये एसिडिक है ना, ऊपर वाले हैं तो एसिडिक, है ना। कल एक ट्रिक बताई थी, जनाबे आली सबसे अच्छा, तो ये एम्फोटेरिक हो गए बेटा। और ये जो है प्रीडोमिनेंटली बेसिक होते हैं, किसके? बिस्मथ के ऑक्साइड। हां, एक चीज नोट करके लिख देना यहां पे कि जो NO एंड N2O हैं वो क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल होते हैं। ये सीधे सवाल आते हैं। ऐसे कैसे ही आते हैं सवाल? कोई नई चीज ऐसे घुमा के नहीं पूछेगा इनमें से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, बता देना। नेक्स्ट, हेलोजन के साथ रिएक्शन करने पे वही अगेन फिर कि हेलोजन जो है वो +3 वाला हेलाइड, और जिसे बोलते हैं ट्राई हेलाइड, इसे बोलते हैं पेंटा हेलाइड। अब पेंटा हेलाइड और ट्राई हेलाइड में से कोवेलेंट नेचर किसका ज्यादा होगा? कौन बताएगा? फजान रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर EX5 का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेटल तो सेम ही होगा उसमें, सॉरी एलिमेंट तो सेम ही होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। इसका मतलब है केटायन पर चार्ज ज्यादा है, और केटायन पर चार्ज ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फजान रूल, है ना। मैं रेफरेंस के तौर पर जो भी नाम बोल रहा हूं इसका मतलब है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में हमने चीजें सीखी है, वहां से मैं बोल रहा हूं कि फजान रूल में हमने ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक है। सदा जैसे PCl3 और PCl5 में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है? बताओ। PCl5 का होगा, क्योंकि फास्फोरस जो है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है इन PCl5। ओके, राइट। NX5 डू नॉट एग्जिस्ट। एक खूबसूरत सी बात मैं आगे वाली स्लाइड पे लिखूंगा भी। NX5 नाइट्रोजन को अगर +5 हेलोजन के साथ लाना है तो 5 हेलोजन लाने पड़ेंगे, बिकॉज हेलोजन अगर सराउंडिंग एटम होता है तो -1 चार्ज रखता है बेटा। तो हेलोजन -1 चार्ज रखता है। अब ये
पांच होंगे तभी तो अगले पे +5 चढ़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन अगर हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे 5 बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी, और 5 बॉन्ड नाइट्रोजन बना नहीं सकता। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है। ये बात हमने केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंसी वाले सेगमेंट में पढ़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो इसके पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट नहीं करते। आप ये मत बोलना क्या नाइट्रोजन +5 दिखा ही नहीं सकता, ना 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 ना, नाइट्रोजन +5 दिखाता है मगर हेलोजन के साथ नहीं, हेलाइड्स के साथ ये कभी भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है कि नाइट्रोजन डू नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद हेलाइड्स ओनली, सिर्फ हेलोजन के साथ ये कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हेलोजन के साथ +5 बनने के लिए इसे 5 हेलोजन लगाने पड़ेंगे, 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जो कि ये बना नहीं सकता। तो हमने पढ़ा है NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, वो इसीलिए नहीं करता। हाँ, NX3 ट्राई हेलाइड NCl3 NF3 हम जानते हैं एग्जिस्ट कर जाएंगे। NF3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सब जो हैं ये एक्सप्लोजिव होते हैं। NCl3 NBr3 Ni3 ये अनस्टेबल हैं और काफी एक्सप्लोजिव नेचर में होते हैं। NCl3 तो माइनिंग वगैरह में जो एक्सप्लोजन के लिए एक्सप्लोजिव्स यूज होते हैं, कई बार उनके कंटेंट में मिला होता है। वो तो हालांकि और भी होते हैं, TNT भी होते हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन वगैरह सब कुछ होते हैं, है ना, माइनिंग में जो एक्सप्लोजन की जरूरत पड़ती है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, और मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अब कहानी ये है कि ये एलिमेंट होंगे, ठीक है, और मेटल होगा। मेटल हमेशा प्लस बनेगा और ये हमेशा 3 - में जाएंगे। मेटल हमेशा प्लस होगा और ये हमेशा 3 - में जाएंगे। तो मेटल किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। ये बनते हैं हमेशा क्या? माइनस। मेटल के साथ ये माइनस बनेंगे बेटा, मेटल के साथ क्या बनेंगे? ये माइनस बनेंगे। हाँ, मेटल का +1 +2 +3 अकॉर्डिंगली वो वैलेंसी सेटिस्फाई होकर कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यहां देखो, अगर नाइट्रोजन लेते हो तो वो नाइट्राइड बनता है N3-। ये देखो, फॉस्फोरस मेटल के साथ है तो फॉस्फाइड बनेगा P3-। और अगर आर्सेनिक लेते हो मेटल के साथ तो वो बनता है आर्सेनाइड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? आर्सेनाइड। और अगर आप भी ये एंटीमनी लेते हो Sb, है ना, तो बनेगा एंटीमोनाइड। ठीक है, बिस वाला, बिस्मत वाला भी बनता है सेम Bi-3, बट Bi-3 रेयरली दिखता है बेटा, कोई एक आध कंपाउंड हो तो एक अलग बात है। तो एनसीईआरटी में इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आप जरूर रीड करिएगा। कुछ बात हम ग्रुप 15 के ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कर लेते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोस्ट कॉमन, है ना, अगर हम बात करें कॉमन, कॉमन का मतलब ये होता है कि ज्यादातर कंपाउंड्स किस में मिलते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप जो है वो होती है +1 -3 +3 और +5। हम जानते हैं कि जो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। इसलिए जो माइनस नेगेटिव ऑक्सीडेशन टेंडेंसी टू शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, है ना। अगर मेटेलिक नेचर बढ़ता है तो मेटल से क्या उम्मीद रखते हो? माइनस में जाना या प्लस में जाना? तो मेटल बेचारा माइनस शो करना नहीं चाहता, इसीलिए माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो, है ना, घटती है। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -3 की स्टेबिलिटी जो है वो घटती है। बिस्मथ जो है वो हार्डली, जो फॉर्म मैंने कहा था ना, एनसीईआरटी ने लिखा है बिस्मथ कोई रेयरली ही एक -3 में कोई कंपाउंड बनाए तो बनाए, अदरवाइज नहीं बनाता। तो आपको ये ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ -3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये चीज क्लियर हुई? और क्या पॉइंट इसमें है जो हम अच्छे से समझ सकते हैं, जहां से सवाल आ सकता है ना? और उसके बाद है ये अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से हमने सीखा कि +5 की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज और +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज फॉर एन ना। और ये हमने कहां पढ़ा है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से आप ये देखो
कि इधर मैं लिख रहा हूं कि ओनली वेल नॉन कंपाउंड ऑफ Bi+5 इज BiF5। एकमात्र कंपाउंड है जो कि +5 में उसका दिखता है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, क्योंकि +5 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घट रही है, तो बिस्मथ तक जाते जाते +5 जो है वो दिखना ही बंद हो जाता है। ये तो फ्लोरीन है जो उसे +5 में रखता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रखने की आदत होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो उसे क्या करता है, ज्यादा अच्छे से +5 में रख पाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड चीजें लिखी हुई है, और वो ये है कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन जो है वो कभी भी +5 में, नाइट्रोजन डू नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद हेलोजन्स या इन हैलाइड्स। ये बात वही है जो मैंने पीछे लिखी है, इसे घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि NX5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमने पीछे लिखा हुआ है। रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये पॉइंट होगा, ये बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अदरवाइज नहीं होता तो मैं क्यों पढ़ा था, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल बन सकते हैं, बहुत तगड़े स्टेटमेंट वाले सवाल बन सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है +1 से लेके +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है ना। नाइट्रोजन शो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +5 इन इट्स ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन के सारे ऑक्सीडेशन के ऑक्साइड जो हैं वो आपके पास हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट कभी भी बन सकता है कि नाइट्रोजन कैन शो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, नाइट्रोजन कैन भी हटा दो, नाइट्रोजन शो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +5 इन इट्स ऑक्साइड्स। अब आपको मैं एग्जांपल भी बता देता हूं कि आपने NO N2O पढ़ा है, दिस इज +1, आपने NO पढ़ा है, दिस इज +2, आपने NO N2O3 पढ़ा है, ये +3 है, NO2 पढ़ा है, ये +4 है, N2O4 पढ़ा है जो कि इसी का डाइमर है, वो भी +4 है, N2O5 पढ़ा है जो कि +5 है। ऑक्सो एनायंस भी अगर आप देखो, NO क्या बोलते हैं, NO3-, वो उसका ऑक्सो एनायन है ना। बट ठीक है, ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये रहा, ये देखो, आप देखो इसमें +1 +2 +3 +4 +5 सारी है, 1 से लेके +4 तक है। क्या नाइट्रोजन इसके अलावा और भी शो करता है? हाँ, ये -1 -3 भी करता है ना, NH3 है उसमें -3 है, हाइड्रोजन के साथ ये -3 भी शो करता है। अभी हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखने का जरूर। नेक्स्ट पॉइंट जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एनसीईआरटी में जो लिखा है, और जो मुझे याद है कि इन्होंने ये लिखा है कि जो इसकी +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि मैं कहूं कि इसकी जो मिडल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सब डिसप्रपोर्शनेट हो सकती है। जो भी बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं उसे? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो बीच की है, और जो बीच का है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यानी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। इस चीज को डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाना। यानी कि जो भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उनकी टेंडेंसी होती है डिस्प्रपोर्शनेट होना। टर्मिनल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि जो सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कभी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बढ़ तो सकती है लेकिन घट नहीं सकती। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होती, क्योंकि वो घट तो सकती है मगर बढ़ नहीं सकती। लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए हमें दोनों चीजें होनी चाहिए, वो काम बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकती है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन केस ऑफ नाइट्रोजन, है ना, इन केस ऑफ
नाइट्रोजन all oxidation state from +1 to +4, जिसे हमने बोला इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन। मतलब अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि कैन शो या टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट लिख सकते हैं, है ना, टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट। अब अच्छा मैंने नहीं लिखा क्या, सॉरी, टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम, या इतना काफी है, छोड़ो, है ना, मीडियम की बात वो तुमसे करेगा नहीं, बिकॉज ये इंटरमीडिएट है। जो बीच वाला है वो दोनों तरफ जा सकता है, बीच वाला दोनों तरफ जा सकता है। ये बात अगर आपको पता है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करवा सकती है, इसीलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेट होने के चांसेस हैं। फॉस्फोरस में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हम HNO2 की बात करें, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HNO2 है ना, ये काम भी आएगी, बहुत काम की रिएक्शन है, ये +3 है, ये +3 है, ये किस में टूट जाता है, HNO3 में, जो कि +5 है, प्लस NO में टूट जाता है जो कि +2 है, ठीक है, HNO2 सॉरी NO और HNO3 में टूट जाता है। ये हम मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है बेटा, है ना, बैलेंस नहीं किया हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये देखो एग्जाम्पल हो गया, मतलब अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए अपन ने एक एग्जांपल देखा कि नाइट्रोजन की ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें आपको वो इंटरमीडिएट रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। ये देखो 3 से 5 में चला गया और 3 से ही 2 में आ गया। क्लियर है? ऐसा काम फॉस्फोरस भी करता है ना, सेम फॉस्फोरस भी ऐसा करता है कि फॉस्फोरस की भी नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3। अब उसमें तो उन्होंने ये भी बोला कि ये +5 और -3 में ही जाएगा। तो सिमिलरली इसमें हम बात करें, सिमिलरली अच्छा, फॉस्फोरस ऑल्सो शो डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू +5 एंड -3। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाता है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन किसमें दिखाता है, +5। तो जो भी इंटरमीडिएट ऑक्सीजन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया H3PO2 और मैंने ले लिया H3PO3, ये रहा हमारा +1, ये रहा हमारा +3, इसे हम हीट करते हैं, इसे भी हम हीट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये +1 वाला है, इंटरमीडिएट है ना, +1 वाला क्या है, इंटरमीडिएट है। सर +1 वाला इंटरमीडिएट क्यों है? अरे भाई फॉस्फोरस की लोवेस्ट तो -3 है ना, तो इंटरमीडिएट ही हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये देखो ये जाएगा H3PO4 में जो कि +5 है और साथ में PH3 बनेगा। सेम प्रोडक्ट ये भी जाएगा H3PO4 में जो कि +5 है और साथ में PH3 बनेगा जो कि -3 है। अब देखो क्या डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, ये 3 कहाँ आ गया, 5 में और 3 में, ये 1 कहाँ आ गया, 5 में और -3 में, कम और ज्यादा दोनों हो गए। डिस्प्रोपोर्शनेट होना इसे ही कहते हैं। ये फॉस्फोरस भी करता है, तो फॉस्फोरस के लिए भी एनसीईआरटी ने ये सारी बातें लिखी हुई है, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा, है ना। ओके, एंड बाकी जो है वो जो नीचे आने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीजिंगली स्टेबल हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रपोर्शनेशन। अब नीचे आओगे तो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो उनकी टेंडेंसी डिस्प्रपोर्शनेशन की नहीं होगी। और ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट से कि टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 increases
दैट्स वाई +3 ऑफ है ना, इसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी एंड BI is comparatively is more stable as compared to nitrogen and phosphorus and does not and have very less tendency to get disproportionate. तो हम पिछले कुछ मिनट से हम डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा नाइट्रोजन की जो बीच वाली है वो सारी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं पिछली स्लाइड पे। हमने फॉस्फोरस के बारे में भी ये बात करी कि डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, हमने एग्जाम्पल के साथ बात करी। फिर एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है कि भैया नीचे आने पर +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, इसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। आइए, तो ये कुछ बातें जो थी वो ग्रुप 15 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखी हुई थी। अब हम मूव करते हैं ग्रुप 16 पे। ग्रुप 16 की जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो तो बना रहे थे EH3 टाइप के हाइड्राइड, ये बना रहे हैं H2E टाइप के हाइड्राइड। अब ये H2E टाइप के हाइड्राइड क्या होते हैं बेटा? H2O, H2S, H2Se, H2Te, इस तरह के हाइड्राइड्स होते हैं। ठीक है, फिर है E+O2, EO2, EO3। ये देखो ऑक्सीजन के साथ ये +4 वाले ऑक्साइड और +6 वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, है ना, O2 हो गया, O3 हो गया, ऐसे कुछ ऑक्साइड बनते हैं ना। SO2, TeO2 रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होती है फ्रॉम SO2 टू TeO2 रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होती है। और हम जानते हैं TeO2 तो जाना ही +2 में चाहता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। रिड्यूसिंग डिक्रीज हो रहा है, यहां आते आते ऑक्सीडाइजिंग ही हो गया, और SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सब एसिडिक होते हैं, चाहे वो 4 वाला हो चाहे 6 वाला हो, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक एम्फोटेरिक या कुछ अलग से याद रखना पड़े, सब बेसिक होते हैं, सॉरी सब एसिडिक होते हैं सब। हाँ पोलोनियम, बट पोलोनियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी बात हमने नहीं करी है। तो टेल्यूरियम तक की अगर हम बात करें तो सारे के सारे एसिडिक हैं। नेक्स्ट है हैलोजन के साथ रिएक्शन में ये डाई हैलाइड्स बनाते हैं, ये टेट्रा हैलाइड्स बनाते हैं, ये हेक्सा हैलाइड्स भी बनाते हैं। जो जितने हेक्सा हैलाइड्स हैं उसमें सिर्फ EF6 हेक्सा फ्लोराइड स्टेबल हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन F-। ठीक है, इस वजह से वो स्टेरिक हिंड्रेंस रोक लेता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होने देता। इसलिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हेक्सा हैलाइड्स की बात करें तो ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स जो है वो स्टेबल है। हेक्सा फ्लोराइड्स मतलब जैसे यहाँ SF6 लगा लो, ACF6 लगा लो, TeF6 लगा लो। अगर आप बोलो कि SCl6 तो मैं बोलूंगा एग्जिस्ट नहीं करता। SCl6 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि सल्फर के साथ 6 क्लोरीन लगेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखना कि ओनली EF6 जो है वो स्टेबल हैं, स्टेरिक रीजंस की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, फ्लोरीन की साइज छोटी है इस वजह से। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, इनकी भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आइए चलो, तो अब ना कुछ कॉमन पॉइंट्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्रुप 16 के लिए, जैसे हमने 15 के लिए देखा उसके वैसे ही वैसे 16 के लिए भी देख सकते हैं। आ जाओ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 16th की बात करें तो +4 एंड +6 है। ठीक है, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, डाउन द ग्रुप। सॉरी मैंने जो है वो +4 जो है वो उसको डिक्रीज लिख दिया, उल्टा लिख दिया। बोल भी उल्टा दिया था क्या? कोई बात नहीं, उसे ठीक कर लो। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो पढ़ा है वही है,
ठीक है, तो इसे इंक्रीज कर देना बेटा, इसे क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। ये इंक्रीज हो जाता है ना, +4 जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और साथ में साथ आप एक चीज और ऐड कर लो कि जो +6 है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, टॉप टू बॉटम। और ये बात हम कहां पढ़ चुके हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं कहां पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ठीक है भाई, ग्रुप 17 पे चलते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये लोग HE टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ऐसे हाइड्राइड्स बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इनकी अपन ने अलग अलग करी। सब सारे हेलोजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, पहले तो ऐसे समझो। सबके सब अनस्टेबल है, मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, है ना, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं या एक्सप्लोजिव नेचर के होंगे। फ्लोरीन भी बनाता है ऑक्सीजन के साथ 2 तरह के ऑक्साइड, लेकिन फ्लोरीन जो ऑक्साइड बनाएगा बाद में उसे ऑक्साइड बोलेंगे नहीं, अभी पीछे बताया, उसे फ्लोराइड बोल देंगे। Essentially these two are fluorides not oxide because En of जो फ्लोरीन है वो ज्यादा है किससे, En ऑफ ऑक्सीजन से। क्लियर भाई, ठीक है। ये दोनों बनाता है वो OF2 एंड O2F2। OF2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू O2F2, और ये दोनों ही फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, बट एनसीईआरटी ने सिर्फ फ्लोरिनेटिंग एजेंट इसको लिखा हुआ है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, किसी रिएक्शन में तुम्हें फ्लोरीन की जरूरत है तो ऐसे एलिमेंट को मिलाओ जो अनस्टेबल है और फ्लोरीन दे दे। तो अभी लिखा कि सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, फ्लोरीन भी दे देंगे, तो इसे मिक्स करो। जैसे न्यूक्लियर फ्यूल है, उसमें से प्लूटोनियम निकालना है, आपने सोचा सारा प्लूटोनियम जलेगा, रिएक्शन होगी, लेकिन कुछ प्लूटोनियम बिना जले हुए न्यूक्लियर के स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में चला गया, जो खर्च हो गया न्यूक्लियर फ्यूल उसमें चला गया। वहां से उस प्लूटोनियम को वापस रिकवर करके लाना है कचरे में से, लेकिन प्लूटोनियम ऐसे निकल के नहीं आएगा, तो उसे फ्लोराइड बना के लाया जाएगा। फ्लोराइड बनाने के लिए बाहर से फ्लोरीन को भेजा जाएगा, फ्लोरीन को भेजने के लिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ये रहे वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट जिन्हें भेजा जाता है कि जाओ वहां से प्लूटोनियम को प्लूटोनियम PuF6 की फॉर्म में उठा के लेके आओ। तो वो प्लूटोनियम फ्लोराइड को बना बना के उठा के लाते हैं, अगेन उनकी फिर रिएक्शंस करके उन्हें वापस यूज करते हैं। क्लोरीन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, इस तरह के कुछ एक्सप्लोजिव ऑक्साइड्स बनाता है क्लोरीन के, इन्हें हम ऑक्साइड ही बोलेंगे, उसे नहीं बोलेंगे बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो फ्लोराइड है। ब्रोमीन भी बनाता है इस तरह के कुछ ऑक्साइड जो कि सबसे कम स्टेबल हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कंपेयर करेंगे। सर फ्लोरीन को कंपेयर क्यों नहीं किया, बेटा वो ऑक्साइड ही नहीं है, वो फ्लोराइड है, तो कंपेयर नहीं करेंगे। ऑक्साइड के कंपैरिजन में तीनों के ऑक्साइड जब हम कंपेयर करेंगे, आयोडीन के ऑक्साइड यहां लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो बेटा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ऑक्साइड जो है वो स्टेबिलिटी ICl-Br है, सबसे पीछे ब्रोमीन के ऑक्साइड आते हैं। यहां फ्लोरीन मत ढूंढना, अगेन बोल रहा हूं, फ्लोरीन जो है वो ऑक्साइड नहीं फ्लोराइड बना रहा है, क्योंकि बनने के बाद ऑक्सीजन हाथ जोड़ देता है कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आप आगे चलिए, है ना, तो वो फ्लोराइड है, वो ऑक्साइड है ही नहीं, इसलिए यहां फ्लोरीन नहीं है। आयोडीन इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि आयोडीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ज्यादा आएंगे, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड के अंदर, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। क्लोरीन से दूसरे नंबर पे आने का रीजन पूछा तो इसने कहा मेरी साइज आयोडीन जितनी बड़ी नहीं है, ब्रोमीन जितनी बड़ी नहीं है, मैं ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता हूं। आपने क्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड देखे होंगे जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसने कहा मैं मल्टीपल बॉन्ड बना सकता हूं, पाई बॉन्ड बना सकता हूं, ऑक्सीजन को एक से ज्यादा बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ स्टेबल हो जाता हूं। ब्रोमीन के पास गए तुम, ब्रोमीन बेचारा रह गया, देखो ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा हो गया तो पाई बॉन्ड बनाने की शक्ति भी खत्म, और आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इतना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव भी नहीं आया। अब आयोडीन में जितना आयनिक कैरेक्टर आया पोलर बॉन्ड में, उतना ना तो ब्रोमीन ला पाया, ऊपर से ब्रोमीन रह गया बीच में, ना तो इधर की शक्ति आ रही है ना इधर की शक्ति प्रॉपर आ रही है ना। इससे पूछा तू बता तू कैसे स्टेबल होगा, क्या तू क्लोरीन की तरह डबल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, तो बोला मेरी साइज बड़ी है, नहीं बना सकता, क्लोरीन से बड़ी है मेरी साइज। फिर पूछा अच्छा एक काम कर, आयोडीन जितना पोलर कैरेक्टर ला सकता है बॉन्ड में प्लस माइनस ला सकता है, बोला नहीं मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन जितनी कम नहीं है, मैं नहीं ला सकता। तो बोला एक काम कर, सबसे पीछे बैठ सकता है, बोला यही करूंगा, अब और क्या करूंगा, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होता है। एनसीईआरटी में लिखा है ब्रोमीन लैक्स इन बोथ, दैट्स व्हाई लीस्ट स्टेबल। इन दोनों चीजों में ब्रोमीन के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए इसको बोला आप आइए सबसे पीछे जाइए, ठीक है, लाइन में लगो, ठीक है बेटा।
फिर हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स के साथ हैलोजन रिएक्शन करता है तो उसे बोलते हैं इंटर हैलोजन। दो तरह से चीजें आपके सामने शो की गई हैं, एक एक्स और एक एक्स डैश। ये एक्स और एक्स डैश क्या है? एक्स डैश वो है जो छोटा होगा, वो भी हैलोजन, लेकिन ये बड़ा हैलोजन होगा, ये छोटा हैलोजन होगा। ये अगर क्लोरीन है तो ये फ्लोरीन होगा। तो एक तो बनता है +1 में, एक बनता है +3 में, एक बनता है +5 में और एक बनता है +7 में, है ना। तो ये जो है ये तो लीनियर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो सीधा सीधा दो ही, एक ही बॉन्ड होगा बेटा, तो लीनियर होगा। ये आपका बनेगा AB3L2, तो ये बेंट टी शेप के हो जाएंगे। ये बनेगा आपका AB5L1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। और ये हो जाएगा आपका AB7L0, तो ये हो जाएगा आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसा हो जाएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। मैं बोल रहा हूं, आप पूरा नाम लिख देना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और ये केमिकल बॉन्डिंग की बातें हैं, तो आई होप आपको इतना ज्यादा घबराहट महसूस नहीं होगी, ठीक ठीक सा महसूस होने लग जाएगा। आइए, इंटर हेलोजेंस के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही है कि इंटर हेलोजेंस बन जाते हैं, दो हेलोजन से बने हुए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम ग्रुप 17 के लिए देखना चाहेंगे। ऑल हेलोजेंस शो -1, सारे हेलोजन -1 दिखाते हैं, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन ऑल्सो शो +1, है ना। ये क्या दिखा सकते हैं? +1, +3 एंड +5, +7 भी दिखा सकते हैं, क्लोरीन ज्यादा दिखा सकते हैं। -1 सभी दिखाते हैं, बट -1 के अलावा फ्लोरीन सिर्फ -1 दिखाएगा। फ्लोरीन के पास +1, +3, +5, +7 का कोई चांस नहीं है, फ्लोरीन नहीं दिखाएगा। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखा सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियसली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी किसके साथ शो करता है? इन जनरल भी अगर सोचें तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जब वो जुड़ते हैं तभी उनके साथ वो जुड़ते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिखा ClF3, तो ये +3 हो गया, है ना। ठीक है, जैसे मान के लिए मैंने ClO3 लिख दिया, तो ये +6 हो गया, ऐसे करके लिख सकते हैं हम ना, एग्जाम्पल के तौर पर, एटसेट्रा, है ना। तो पीछे देखें ही अभी ब्रोमीन के ऑक्साइड देखे, सारी चीजें। क्लोरीन, ब्रोमीन 4 और 6 भी दिखा सकते हैं। अब ये देखो यूनिक चीज है, वैसे तो ये ऑड नंबर में चलते हैं, बट ये इवन नंबर में भी आते हैं, विच इज एबनॉर्मल एक्चुअली, और वो सिर्फ ऑक्साइड्स में ही आपको मिलेगा। जैसा ये रहा, मैंने यहाँ पे दिखाया था, है ना, ये वाला एग्जाम्पल है। और भी अपन ने इनके जो भी देखे हैं, ये देखो BrO3 ये रहा +6, है ना, BrO2 ये रहा +4, इस तरह के जो आप देख रहे हो, है ना, 6 और 4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्लोरीन, ब्रोमीन कहाँ दिखाते हैं? अपने ऑक्साइड्स में दिखाते हैं। फिर बात आती है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, जो है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना। तो हमेशा याद रखना, हैलोजेंस की रिएक्टिविटी जो है FCl जो है वो F2 के बाद जो है वो Cl2, Br2 और I2, इस तरह से चलेगी, ठीक है भाई। हैलोजेंस की रिएक्टिविटी इस तरह से चलेगी भाई, डिक्रीज होती है। रीजन है FCl, Br और I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम हो जाना, क्लियर है भाई। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजन, हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, है ना, जो मैं 15th ग्रुप से शुरू कर रहा हूं, 16 फिर 16 में इतना कुछ खास नहीं था, 17 में ज्यादा खास है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से चलती है, F2, Cl2, Br2 और I2। जो हैलोजन है वो सबसे ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिक्रीज चलती है, ठीक है भाई, डिक्रीज चलती है। तो F2 जो है वो किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? कि इससे पीछे आने वाले हैलाइड्स को कर सकता है। जैसे मैं अगर F2 की रिएक्शन लिखूं, है ना, और साथ में मैं यहाँ पे X- लिखूं, तो X- कौन कौन से हो सकते हैं? ये देखो, तो यहां आ जाएगा ये F- ऑक्सीडाइज कर देगा और साथ में X2 बन जाएगा। यहाँ पे X कौन कौन हो सकते हैं? तो Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है, क्योंकि अगर वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इनके हैलाइड से
इनके हैलाइड से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। अगर आपको बात समझ आ गई हो तो जरा बताओ, अगर मैं यहाँ Cl2 लिख दूं और साथ में X माइनस लिख दूं और यहाँ पे Cl माइनस और प्लस X2 बना दूं, तो अब X किसके लिए लिख सकता हूं? तो ये कर सकता है Br और I के लिए, क्योंकि ये इसके पीछे वाले हैलाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर मैं यहाँ Br2 लिख दूं तो मुझे X माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वही आयोडीन है, तो ये I माइनस हो जाएगा, ये Br माइनस बन जाएगा और साथ में I2 हो जाएगा। यहाँ पे जरूरत ही नहीं है X लिखने की, बिकॉज ब्रोमीन के पीछे सिर्फ आयोडीन है। तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं, इन जनरल हम ये बोल सकते हैं क्या, कि इन जनरल अ हैलोजन ऑक्सीडाइजेज हैलाइड आयंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। इन जनरल हैलोजन oxidizes halides of higher atomic number। भाई उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा तीनों का, तो उनके हैलाइड को निकाल सकता है ये। उनके हैलाइड से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। पानी के अंदर भी ये ताकत हमको देखने को मिलती है। पानी के अंदर भी हम विद द रिएक्शन विद वाटर वी कैन ऑल्सो कंसिडर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो रिएक्शन भी देख लेते हैं। रिएक्शन with water तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है एंड कैन ऑक्सीडाइज वाटर। ऑक्सीडाइज कैसे करेगा वाटर को? कि खुद HF बन जाएगा और O2 निकाल देगा। ऑक्सीडाइज कर दिया, -2 ऑक्सीजन था उसे 0 में लाया, हो गया ऑक्सीडाइज। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये Cl2 एंड Br2 जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे Cl2 है और वो H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा HCl एंड HOCl में, डिसप्रपोर्शनेट। Br2 भी सेम रिएक्शन दिखाएगा बेटा H2O के साथ, क्या बन जाएगा? HBr एंड HOBr। ठीक है। और अगर I2 की बात करें और उसे पानी के अंदर बोलें तो ये इतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये रिएक्शन ही नहीं होती। तो ये पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। F2 कैन ऑक्सीडाइज वाटर। ठीक है। यहां क्या लिखोगे? Cl2 एंड Br2 डिसप्रपोर्शनेट इनटू वाटर, क्योंकि ये -1 ये +1, किसी की ऑक्सीडेशन नहीं चेंज हुई, खुद को ही बदल दिया, ये -1 ये +1 है ना। I2 कैन नॉट react water. In fact, I minus can be oxidized by O2 या ऑक्सीजन, विच इज उल्टी, है ना, उल्टा रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आप ये देखो कि I माइनस, अगर आपके पास I माइनस हो और आप O2 के साथ रिएक्शन करें तो ये बन जाएगा I2 प्लस H2O। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है। ये क्या होगा? आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ऑक्सीजन यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीडियम तो खैर एक्वस होता ही है, तो मैं हालांकि आपको ऐसे बता देता हूँ, इट इज मोर क्लियर नाउ। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि उल्टा चलता है ना, उल्टा। इसकी औकात पानी से इलेक्ट्रॉन छीनने की है ही नहीं,
औकात तो इनकी भी नहीं है, इसीलिए ये दोनों डिस्प्रपोर्शनेट हो गए जाके किसमें, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे इन जनरल बोला जाएगा हाइड्रोहेलिक एसिड, और इसे बोला जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, जिसे बोला जाएगा हाइपोहेलस एसिड, है ना। इसे दोनों को एक साथ बोलना होता तो क्या बोलूं मैं इन दोनों को, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं, एक साथ इनकी रिएक्शन को मैं एक साथ लिखूं तो ये X2 प्लस H2O क्या होगा, HX प्लस HOX, और HX को बोलते हैं बेटा क्या, हाइड्रोहेलिक एसिड, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्या, हाइपोहेलस एसिड, इसे क्या बोलेंगे, हाइपोहेलस एसिड। जैसे ये रहा, अब इसे इसका क्या नाम होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे HCl है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक, है ना। और इसे क्या बोलेंगे, HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड। तो जरा बताओ HBr का नाम क्या होगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और HOBr का क्या होगा, हाइपोब्रोमस एसिड। नाम लिख लोगे पक्का, इनका नाम लिख देना होमवर्क में ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइपोब्रोमस एसिड लिख लोगे बेटा, ठीक है। चलो, ये वाटर के साथ रिएक्शन से भी हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को ही चेक करते हैं कि जो सबसे पावरफुल है उसने पानी को ऑक्सीडाइज कर दिया, जो बीच वाले हैं वो पानी में जाके डिस्प्रपोर्शनेट हो गए, और जो सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पानी का कुछ नहीं उखाड़ पाया। इनफैक्ट वाटर छोड़ो, आप ऑक्सीजन I- से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। रिवर्स इज ट्रू फॉर द आयोडीन। अब कुछ बातें हमने अभी पीछे तीन तरह के हेलाइड्स देखे, है ना। हमने कहा कि जो नाइट्रोजन फैमिली है 15th ग्रुप है ना, जो 15th ग्रुप है, अब एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो तीन तरह के हेलाइड्स बन रहे थे। एक तो बन रहे थे EH3 जो कि क्या बोलते हैं 15th ग्रुप में था, है ना, ये 15th ग्रुप वाले बना रहे थे। 16th ग्रुप वाले क्या बना रहे थे, H2E टाइप के हाइड्राइड्स, और 17th वाले बना रहे थे बेटा क्या, उनसे HE। उसी फॉर्मेट में यहाँ कुछ हेलाइड्स लिखे हुए हैं, EH3 फॉर्मेट ये रहा, H2E फॉर्मेट ये रहा, एंड HE फॉर्मेट ये रहा। ये रहे सारे हाइड्राइड्स, सॉरी हेलाइड नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, हाइड्राइड्स, ओके सॉरी, हाइड्राइड्स। कुछ बातें हाइड्राइड से रिलेटेड, खूब सारे सवाल हम हाइड्राइड से रिलेटेड करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जा चुके हैं मेन एग्जाम में। 16, 17 और 18, 16, 17, 15, 16, 17 ग्रुप की बात करें, EH बॉन्ड लेंथ सब के अंदर, जैसे NH बॉन्ड लेंथ, PH बॉन्ड लेंथ, ASH, ये सब क्या होंगे, इंक्रीज। तो सबसे पहले EH बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या ख्याल है, तो बोलो इंक्रीज। क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। कितने सवाल कर लिए, दो नहीं 6। क्यों, क्योंकि यही सवाल 1, 2, 3 तीनों ग्रुप के लिए पूछा जा सकता है। सेकंड वाला सवाल भी तीनों ग्रुप के लिए पूछा जा सकता है। कितने हो गए, 6 सवाल। तो हर बार जब भी यहाँ पे एक पॉइंट लिखोगे तो 3 सवाल बढ़ेंगे, क्योंकि 3 ग्रुप के लिए एक साथ लिख रहे हो बेटा। फिर आ जाओ, अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, 9 सवाल। थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अगर बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, 12 सवाल। अगर पानी में डालो तो H+ जो जल्दी देगा वो ज्यादा अच्छा एसिडिक है, तो अगर मैं H+ डोनेशन टेंडेंसी इन वाटर, तो बॉन्ड जितना लंबा होगा इजीली H+ दे देगा, तो ये हो जाएगा इंक्रीज। कितने हो गए, 15 सवाल। फिर H+ डोनेशन टेंडेंसी से कौन सा नेचर बढ़ता है, तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो वो बढ़ जाएंगे। कितना हो गया, 15, 3, 18 सवाल। उसके बाद जो जितना अच्छा एसिडिक होता है उसकी pKa वैल्यू उतनी ही कम होती है, pKa वैल्यू जो है वो घट जाएंगी, pKa वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। कितना सवाल, 21। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या बला है, ये नया चीज आ गई। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बचपन में हमने पढ़ा था छोटी क्लास में कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है,
और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। अगेन बोल रहा हूं, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, H+ का निकलना नहीं। अभी हम इसको ऐसे मीडियम में नहीं डालेंगे जहां पे वो H+ दे, हम ऐसे मीडियम की बात करेंगे जहां पे इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो, H निकले, H+ ना निकले। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ यार बॉन्ड बड़ा है तो H+ की जगह पे H+ जल्दी निकल जाएगा, मीडियम अगर पोलर होगा तो, और अगर बॉन्ड बड़ा है तो H+ की जगह H भी जल्दी निकल सकता है ना। अब वो टूटेगा H में या H+ में, वो तो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से यहां पे हम H को मान के चलते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो H भी तो जल्दी निकलेगा, और H का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब है H डोनेशन टेंडेंसी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। तो बताओ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। फिर जितना जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट की ट्रिक पीछे वाले आगे आने वाली स्लाइड पे पता चलेगा। ये होता है 1 1 2 से ट्रिक से याद करेंगे, ये 2 1 1 की ट्रिक से याद करेंगे। बॉन्ड एंगल, क्योंकि इनमें कोई बॉन्ड एंगल की बात हम कर नहीं सकते बिकॉज ये सारी लीनियर है, तो ओनली 15th एंड 16th ग्रुप की बात करें तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होगा बेटा, है ना। और रीजन लिखना चाहो तो रीजन है सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है। फिर बात आती है लुईस बेसिक नेचर। तो यहां पे लुईस बेसिक नेचर भी क्या है, टॉप टू बॉटम लुईस बेसिक नेचर भी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, घटती है, टॉप टू बॉटम याद रखना बेटा। लुईस नेचर भी डिक्रीज होता है, इसको याद कर लेना क्योंकि ये ड्रैगो रूल है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बातें हैं, उसमें भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसलिए नहीं। लुईस बेसिक नेचर ऐसे याद रख लो, कम होता है, कभी कभी बोलता हूं मैं ऐसे याद रखने के लिए। अब हम बात करते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाली पंचायती क्या है। तो देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग इन HFNH3 एंड H2O। अब देखो इन हाइड्राइड में जो सबसे ऊपर सरताज हैं वो तो NH3 H2O और HF ही हैं। ये भी, इसमें भी H बॉन्डिंग हो सकती है, इसमें भी H बॉन्डिंग हो सकती है, इसमें भी H बॉन्डिंग हो सकती है। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है, यानी HF HF में भी H बॉन्डिंग होती है, H2O H2O के मॉलिक्यूल्स में भी H बॉन्डिंग होती है, और NH3 NH3 में भी H बॉन्डिंग होती है। H बॉन्डिंग होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स में थोड़ा तगड़ा अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, और जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जरूरत से ज्यादा आएंगे। तो इनके सबसे कम होने चाहिए थे। अगर हम बात सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट, इसके ग्रुप में सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट इसका है, इसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, जरूरत से ज्यादा मिला। रीजन H बॉन्डिंग। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसके ग्रुप में सबसे कम होना चाहिए था, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसके अंदर वीक फोर्सेस कम लगने चाहिए थे, लेकिन वीक फोर्स को मारो गोली, एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड वहां आ गया था, उसकी वजह से इसके ज्यादा हो गए। सेम चीज विद HF। तो नॉर्मल अगर हम बात करें विदाउट H बॉन्डिंग तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर अट्रैक्शन बढ़ता है और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। तो नॉर्मल वाले रूल तो इन बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल्स में लगेंगे, बिकॉज देयर आर नो H बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दीज मॉलिक्यूल्स। बट जहां H बॉन्डिंग प्रेजेंट है वहां H बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अगर हम बात करें अभी इसके अंदर, तो हम पहले बात कर लेंगे किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। और मेल्टिंग पॉइंट की ट्रिक मैंने बताई थी 1 1 2। ये 1 1 2 इसलिए है बेटा कि 1 यहां 2 यहां, मतलब हमने कहा ये तीनों ऊपर वाले जरूरत से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लेके आएंगे। अब ये कौन से लेके आए हैं, कितने लेके आए हैं, वो तो डेटा है, लेकिन डेटा को याद करने का एक तरीका 1 1 2 याद रखो। इसकी अपने ग्रुप में पोजीशन 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी 2 है। अब हमने कहा कि जिनमें H बॉन्डिंग नहीं है वहां तो मॉलिक्यूलर वेट से आंसर करेंगे, तो अब बचे हुए में मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा इसका है, तो इसको क्या मैं 2 नंबर दे दूं, क्योंकि 1 तो वो है। इसको मैं 3 दे दूं, इसको मैं 3 दे दूं, और इसको मैं कितना दे दूं, 4। तो ये हो गया 1 2 3 4। सेम चीज, ये 2 ये 3 ये 4, और मेरा 1 2 3 4 मैं बता देता हूं ऐसा है, सबसे ज्यादा NH3। अब इसका अगर 2 है तो एक तो यही रहा होगा, 2 ये नहीं हो सकता क्योंकि वहां चला गया, तो ये हो गया 1 3 4। कितने सवाल हो गए बेटा, 3 सवाल। तीनों के मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रिक होता है वो होता है 2 1 1। इसका मतलब है इसे 2 दे दो, इसे 1 दे दो, इसे 1 दे दो। जब इसे 2 दिया तो इसे 1, इसे 3, इसे 4,
इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, 1 तो 2, ये 3, ये 4, ये लो, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। आपसे पूछ ले वोलेटाइल, मोस्ट वोलेटाइल कौन है इस वाले ग्रुप में, तो मोस्ट वोलेटाइल वो है जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो HCl इज मोस्ट वोलेटाइल, है ना। ऑर्डर ऑफ वोलेटाइल नेचर कैसे बताओगे, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वोलेटाइल नेचर कम, ठीक है भाई, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कम तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा, तो मोस्ट वोलेटाइल हो गया HCl, उल्टा बोल दिया था मैंने। अब आता है बेटा ग्रुप 18, ग्रुप 18 की बात करते हैं, तो ग्रुप 18 को जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने सब ले ली है ना, बाकी आपको मैं फिर कह रहा हूं NCERT पढ़नी पड़ेगी। तो ये हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है वीडियो का। रेडोन और ऑर्गेनेसोन को अगर बोले तो सबके सब एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, ये दोनों नहीं मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, ये इनर्ट गैस नहीं मिलती। और मैक्सिमम अगर बाकियों में भी मैक्सिमम देखें तो आर्गन जो है वो मिलती है, और वो भी सिर्फ पॉइंट, मतलब पॉइंट नहीं बोलूंगा, लगभग 1% इन ड्राई एयर, वो भी मॉइस्चर है तो नहीं मिलेगी। सूखी हवा में 1% के आसपास आर्गन होती है। इनको नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि नोबल का मतलब वही होता है बिकम इनर्ट, ऐसी चीज की भाई रिएक्शन ना करना। अब रिएक्शन ना करने के दो तरीके हैं जिसकी वजह से इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है, बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, NH2 NP6, हाँ हीलियम को छोड़ दो कोई बात नहीं, उस पर इतना नाराज नहीं होते, बाकी सबकी वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये चाहते नहीं है रिएक्शन करना, है ना, रिएक्शन करना ये चाहते नहीं है, इसलिए ये नोबल रहना पसंद करते हैं, वैस वेरी लेस रिएक्टिव है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो ऑर्गेनेसोन है 118 नंबर, वो रेडियो एक्टिव है, उसकी हाफ लाइफ 0.7 मिलीसेकंड, यानी कि इतने मिलीसेकंड में ये आधा रह जाता है, तो इसकी तो स्टडी करना भी मुश्किल है, इसलिए उसकी स्टडी देखो यहां पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है मैंने। फिर इनर्ट गैस में टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है बेटा, बढ़ती है, सरफेस एरिया भी बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, एटॉमिक मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ेगा। आइडियल गैस वो होती हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर अट्रैक्शन थोड़ा तो बढ़ता है, तो यानी कि आइडियल कैरेक्टर तो घटता है, क्योंकि आइडियल कैरेक्टर क्या होता है कि जिनमें बिल्कुल भी अट्रैक्शन ना हो, तो ठीक है मान लिया, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर अट्रैक्शन तो इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ता है, रीजन है LDF इंक्रीजेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। रियल गैस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि रियल गैस कैरेक्टर का मतलब वो गैसेस जिनमें अट्रैक्शन होते हैं, तो रियल गैस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सारी की सारी मोनो एटॉमिक होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें भी लोवेस्ट जो है वो हीलियम है, और हमने तो लिखा हुआ है हीलियम से रेडॉन तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बढ़ता है। एक साथ इतनी सारी प्रॉपर्टी, यूं मान के चलो इनका सब बढ़ता है सिवाय आयोनाइजेशन एनर्जी के, और अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो इसका मतलब है एडजॉर्प्शन ऑन चारकोल सरफेस, वो भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है भाई। ये लो क्या क्या, एक दो देखो, ये तो पूछा नहीं जाता, आइडियल कैरेक्टर और रियल कैरेक्टर तो पूछा नहीं जाता, तो अगर इन जनरल में बोलूं तो सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज है, बाकी इनका सब कुछ बढ़ता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वेरी लेस रिएक्टिव, अभी पीछे बताया कि इनका NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक दूसरा रीजन और निकल के आता है कि बहुत ज्यादा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, और जिसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो खाना भी नहीं चाहता, यानी इलेक्ट्रॉन भी ना तो देना चाहते हैं ना खाना चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फिर ये फ्री बैठा रहना चाहते हैं, है ना, कुछ नहीं करना चाहते काम धंधा, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। दो कारण है, पहला कारण तो हमने पहले ही देख लिया था, अब दूसरा उसमें और ऐड कर लो कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। 1962 में एक्सीडेंटली एक साइंटिस्ट था नील बार्टलेट, एक्सीडेंटली कहो या उसके दिमाग में कुछ आया ऐसे समझो, वो कंपाउंड बना रहा था ऑक्सीजन और प्लेटिनम का फ्लोराइड के साथ एक कंपाउंड बना रहा था। तो रेड कलर का एक कंपाउंड उसने बनाया, एक कॉम्प्लेक्स है बेसिकली ये, जिसमें O2+ है, ये कैटाइनिक पार्ट है और ये PTF6 एनाइनिक पार्ट है। तो एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना। फिर उसको अचानक से बैठे बैठे पता नहीं क्या सूझी कि उसे एक बात याद आई कि यार मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की और जीनोन की
आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होती है, लगभग सेम होती है। तो बोले अगर यार ऑक्सीजन जितनी देर में इलेक्ट्रॉन देकर O2 प्लस बन रहा है, उतनी ही देर में जीनोन भी इलेक्ट्रॉन देके प्लस बन जाएगा क्या? और अगर बन जाएगा तो ये कंपाउंड तो फिर जीनोन भी बना सकता है। बस फिर क्या था, उसने ऑक्सीजन की जगह जीनोन के साथ रिएक्शन करवाई और सेम रेड कलर का फिर से एक कॉम्प्लेक्स बन गया। यानी कि वो रिएक्शन जीनोन भी कर गया जो रिएक्शन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ने करी थी। इसका मतलब है इस रिएक्शन के होने का या इस पहले पहले इनर्ट गैस का फर्स्ट कंपाउंड, जिसे बार्टलेट कंपाउंड कहते हैं, उस फर्स्ट कंपाउंड के बनने का कारण क्या था? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जीनोन की, ऑक्सीजन नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जीनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी का सेम होना। क्लियर है भाई? तो उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड बाद में बन गए, जब पता ही चल गया कि और बनने हैं तो फिर उनके फ्लोराइड्स वगैरह आज तो हम पढ़ते ही हैं, XeF6, XeO2F2, है ना, एक्सी जीनोन के ज्यादातर हम पढ़ते हैं, है ना, और हीलियम वगैरह के कोई भी कंपाउंड आज दिन तक नहीं देखे गए। फिर आता है कि ये जो जीनोन का फ्लोराइड है, ये जीनोन के फ्लोराइड हैं, ये कुछ एक्सचेंज रिएक्शन करते हैं। और एक्सचेंज क्या करते हैं? ये फ्लोराइड है, ये दूसरे फ्लोराइड के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अब दूसरा फ्लोराइड सामने अगर एल्कली मेटल का फ्लोराइड है तो एल्कली मेटल को तो प्लस बनने में मजा आता है, इसलिए वो डोनर बनते हैं। तो याद रखना, जो भी पी ब्लॉक वाले हैं वो तो F माइनस एक्सेप्टर हैं, यानी कि इनके साथ जो जीनोन फ्लोराइड है वो डोनर होगा, और एस ब्लॉक वालों के साथ एक्सेप्टर होगा। क्यों? क्योंकि उधर से वो देने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। तो मैंने लिखा एस ब्लॉक वाला अगर फ्लोराइड है तो F माइनस डोनर होगा, ये डोनर है, यानी कि ये एक्सेप्टर होगा और ये डोनर होगा। तो हम बात करें कि जैसे मान लो ये हैं, ये Bi हैं, तो ये इधर जाएगा बेटा, ये इधर आएगा बेटा, और ये इधर जाएगा। बस आप प्रोडक्ट बनाते जाओ। देखो अगर ये इधर से इधर गया तो इस पे तो प्लस आ गया, यानी कि ये तो बन गया XeF प्लस, क्लियर है, और ये बन गया PF6 माइनस, क्लियर है भाई? उसके बाद यहां पे देखो ये भी इधर गया तो क्या बनेगा? XeF3 प्लस, और ये बनेगा SbF6 माइनस। एक एक का चेंज हो रहा है, ये उल्टा है, यानी कि ये भाई साहब अब खाएंगे XeF7 माइनस और साथ में आ जाएगा सीजियम प्लस। हाँ, सीजियम को इधर लिख देना क्योंकि प्लस को इधर लिखा जाता है ना, तो इधर लिख देना। उसके बाद ये सेम चीज रुबिडियम प्लस और XeF5 माइनस, और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। वहां पे आ जाएगा अपना XeF माइनस, सॉरी प्लस, और BiF6 माइनस। इस तरह के कुछ कंपाउंड बन जाएंगे। तो जीनोन फ्लोराइड डोनर और एक्सेप्टर दोनों की तरह काम कर सकते हैं। सामने पी ब्लॉक तो कहता है डोनर, सामने एस ब्लॉक तो कहता है एक्सेप्टर। मैंने सामने वाले के रेस्पेक्ट में यहां पे MDJ बनाया हुआ है, आप जीनोन फ्लोराइड के हिसाब से भी बना सकते हैं। फिर बात आती है इसकी हाइड्रोलाइसिस की। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन। जीनोन फ्लोराइड रिएक्टिव होते हैं और जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। ये जब पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करेगा तो ये बनाएगा जीनोन प्लस HF प्लस O2। ये जो है ये बनाएगा तो XeO3 प्लस Xe प्लस HF प्लस O2। इस तरह से ये 4 प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट तो कॉमन हो गए उसमें, ये 3 प्रोडक्ट क्या हो गए बेटा? कॉमन हो गए। ठीक है, बीच वाला डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। देखो ये 2 वाला है तो ये 0 में आ गया, ये 2 वाला है तो 0 में आ गया, ये बीच वाला है तो 6 और 0 दोनों में चला गया, यानी कि ये डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। ये जो है ये 6 वाला, ये जाएगा तो 6 में ही, लेकिन अलग अलग तरीके से। 2 तरीके से तो पार्शियल H2O, एक H2O लेते हो, यहां 2 H2O लेते हो, और जब 3 H2O ले लोगे तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। 3 H2O का मतलब है यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा XeO3 प्लस 6। जीनोन को प्लस 6 में ही रखना है, जीनोन को प्लस 6 में ही रखना है। अब यहां तो सारे के सारे ऑक्सीजन ही लग गए, जितने H2O उतने ऑक्सीजन। जुगाड़ क्या है? 3 H2O 3 ऑक्सीजन। जब तुम 3 ऑक्सीजन लगाओगे तो इस पे तो प्लस 6 आ गया, तो इसके साथ फ्लोरीन लगाने की जरूरत नहीं है। मगर तुम कह रहे हो कि 2 H2O,
तो फिर 2 ही ऑक्सीजन लगेंगे। अब 2 ऑक्सीजन लगाऊंगा तो +4 ही बनेगा। जुगाड़ समझ रहे हो? जितना H2O का मॉलिक्यूल, जितना H2O के मोल लिए उतना, जितना नंबर ऑफ H2O उतना ऑक्सीजन, ये लो। और फाइनली मुझे +6 में रखना है। अब मेरे पास कितना बच रहा है बताओ? XeO2 4 ही होगा, लेकिन 6 चाहिए, तो 2 फ्लोरीन और लगा लेता हूं। अब देखो इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। यहां देखो एक ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि एक H2O एक ही ऑक्सीजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, तो अब ये +2 ही हुआ। अब +2 को +6 बनाने के लिए 4 फ्लोरीन और जोड़ने पड़ेंगे। ये हो गए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ऊपर वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो क्या है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। और नीचे वाला जो लास्ट आपका प्रोडक्ट है वो क्या है? वो आपका क्या है प्रोडक्ट? और सबके साथ क्या आ जाएगा? HF। सबके साथ क्या आ जाएगा बेटा? HF आ जाएगा। क्लियर है? सबके साथ क्या आ जाएगा? HF। सबके कॉमन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा। मैंने वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं, बैलेंस नहीं किया है, मैं फिर कह रहा हूं सबके साथ कॉमन प्रोडक्ट HF। तो आपसे पूछे कि कोई सा भी जिनोन फ्लोराइड हो, चाहे 2 वाला, चाहे 4 वाला, चाहे 6 वाला, एक कॉमन प्रोडक्ट है जो सब में है, बोलो क्या? HF। HF 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 HF। जिनोन फ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस में कॉमन प्रोडक्ट क्या होता है? HF। बाकी चीजें बदल रही है मगर HF। ऊपर वाले दोनों में अनकॉमन क्या है? XeO3। क्यों? क्योंकि कॉमन तो तीनों है, HF, Xe, HF, O2। ऐसे करके वो सवाल बना सकता है। आप सोचोगे गहरा सवाल है, गहरा कुछ नहीं है, तूने इसको जितनी गहराई से देखना है देख ले। जुगाड़ क्या बताया? जितना H2O उतना ऑक्सीजन लगा दो जिनोन के साथ। अगर तुमने 3 ऑक्सीजन लगा दिए जिनोन के साथ तो वो +6 हो गया, हटाओ। तुमने 2 लगाए तो 4 आएगा, तो 2 फ्लोरीन और लाओ फिर, क्योंकि और तो कुछ है नहीं लगाने को हमारे पास। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जितना H2O उतना ऑक्सीजन, बाकी बचा हुआ किससे बैलेंस करेंगे? फ्लोरीन से कर लेंगे। फिर बात आती है कि कुछ एनोमेलस नेचर होता है सेकंड पीरियड वालों का। उसका मेन रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, इस वजह से ग्रुप में अपने से, एनोमेलस का मतलब होता है असंगत, बाकियों जैसा नहीं। स्मॉल साइज, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई ईएन साइज से रिलेटेड ही पॉइंट हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, है ना? और ये जैसे ये रहा, ड्यू टू स्मॉल साइज सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आर एबल टू फॉर्म पी टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ये मैं छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि ये आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं और यही वो पॉइंट हैं जो एनोमेलस नेचर में पूछे जा सकते हैं। तो ये रीडिंग के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ समझाने का नहीं है बेटा, तो आप ध्यान रख लेना। ये चीजें मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। ये बातें, ये जैसे हम बात करें तो ये केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है मैंने, आप जाके चेक करोगे, ये केमिकल बॉन्डिंग में समझा रखा है। ठीक है भाई, छोटा है तो पाई बॉन्ड इजीली बन जाता है। जैसे यहां देखो कि H बॉन्डिंग है तो फिर क्या होगा? H बॉन्डिंग किस वजह से होती है? स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो पीछे हमने रीजन देखा था, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। तो उसकी वजह से क्या होगा? HF लिक्विड होगा और बाकी के जो हैं वो गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, HCl, HBr, HI, ये सब। उसके बाद ये था ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाई EN ऑक्सीजन H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन H2O एंड इट इज लिक्विड बट H2S इज गैस। अगेन ये दोनों पॉइंट लगभग सेम है। वो 16th ग्रुप में जाके देखोगे तो लिखा हुआ है, ये 17th ग्रुप में कहीं जाके लिखा हुआ है। लोन पे रिपल्शन वाली बात केमिकल बॉन्डिंग में कर रखी है, इसलिए इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम क्या बोलते हैं क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको कोई एक सीरीज जो आपको मैंने करा रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल भी कराऊंगा। पी ब्लॉक हैं, ऑलरेडी बच्चा इतना मतलब नीरस होके इस चीज़ को देखता है कि क्या ही है ना। बट सवाल आपके पास हैं, कहाँ करने हैं? बैचेस के अंदर मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप जाइए बैच के अंदर क्वेश्चन करिए। और जो बैच का नहीं है बच्चा, उसको भी बोल रहा हूँ कि जो कुछ पढ़ाया है उससे बाहर कोई सवाल नहीं करना है, इररिलेवेंट मान के काट देना। किसी टेस्ट में आ जाए, कुछ भी हो, जहां आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जो कुछ मैंने पढ़ाया है वही सिलेबस है और वही सब बातें आपको एनसीईआरटी से वापस पढ़नी है। तो एनसीईआरटी में किसी भी फैमिली को, चाहे वो बोरोन फैमिली हो, कार्बन फैमिली हो, आपकी नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो, है ना, जो भी फैमिली स्टार्ट होती है
तो स्टार्टिंग में एक पॉइंट आएगा, वहां से शुरू होना है, सबसे पहले शुरू होते जाना है। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे केमिकल रिएक्टिविटी वाला पॉइंट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। देन लास्ट में होगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन का लिए लिखा होगा। वो एनोमलस वाला जो पॉइंट है ना, वहां तक आपको पढ़ना है, उससे आगे कंपाउंड्स स्टार्ट हो जाएंगे, वो नहीं पढ़ने हैं। तो हर एक फैमिली में एक पार्ट आएगा स्टार्टिंग का, और कहां तक, एनोमलस बिहेवियर तक के पार्ट को आपको एनसीईआरटी से स्टडी करना है, वही हमारे सिलेबस में है। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि रिकॉर्डेड ही रहने वाला है, पहले ही बोल देता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।